नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी का स्पेशल पेपर है। स्पेशल पेपर इसलिए है, एकदम पैटर्न के अनुसार बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर अगर 25 करते हो तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ पर ईमानदारी से 25 करते हो तो एग्ज़ाम में आपके 25 से एक भी क्वेश्चन कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होंगे साथियों। तो बिल्कुल ईमानदारी से हल करना और पेपर की बारीकी को समझना पहली चीज़ है। 30 ही प्रश्नों को हल करेंगे। अंतिम समय में आपको ये क्वालिटी वाले जो पेपर मिल रहे हैं इनको बिल्कुल भी देखना मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी, क्योंकि अगर देखना आपने थोड़ा भी इग्नोर किया ये चीज़ें आपको साथियों एग्जाम के बाद में याद आएगी फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपसे पूछ रहा है, पूरा पेपर देखना उसके बाद डिसीजन लेना कि पेपर कैसा था। ठीक है, 2-5 प्रश्नों में कुछ नहीं होता है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल का प्रयोग हुआ है? पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो भैया बताइएगा पहले क्वेश्चन में आपका कौन सा विकल्प सही है। 30 ही प्रश्नों में क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, आप उत्तर दोगे, उसके बाद बताऊंगा। तो चलिए दीजिए उत्तर। देख लिया होगा, दे दिया होगा। राइट आंसर कौन सा रहेगा? मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ये एक अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि पढ़ रहा हूँ मतलब वर्तमान में क्रिया जारी है, और जहाँ पर वर्तमान में क्रिया जारी होती है वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। पहला टेस्ट है आज का। सेकंड टेस्ट आपके साइकोलॉजी का आएगा 8:30 बजे तक, 8 से 8:30 के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन से विकल्प में लोकोक्ति अथवा मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? विकल्प देखिएगा। आंधी के आम होना बहुत सस्ती वस्तु, अधजल गगरी छलकत जाई, ओछा आदमी अधिक इतराता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज, मूर्ख को गुण की परख न होना। तो भैया देख लीजिए आपके हिसाब से, इसमें कुछ भी आपको यूँ मानो न तो कुछ बोला जाएगा उत्तर के पहले, न कुछ समझाया जाएगा। तो दीजिए आंसर प्रश्न नंबर 2 का। देखते हैं राइट आंसर, देख ले। तो चलिए राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 4, बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज। ये जो विकल्प है लोकोक्ति है, ये मूर्ख को गुण की परख न होना साथियों, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अपनी हैसियत से ज़्यादा शेखी बगाड़ना। बाप ने मारी मेंढ की बेटा तीरंदाज। बाकी तीसरा, दूसरा, पहला जो विकल्प है इसमें सही लोकोक्तियाँ और मुहावरे दे रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर। यहाँ आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ एक चिन्ह लगा हुआ है सर्वनाम, फिर यहाँ एक चिन्ह लगा हुआ है विशेषण, और फिर एक यहाँ चिन्ह लगा हुआ है। तो ये एक वाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्हों का सही क्रम है निर्देशक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, हंस पद, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह, हंस पद, पूर्ण विराम। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही रहेगा? सोच लीजिएगा, देख लीजिए, सोच लीजिए, उत्तर दे दीजिए, टाइम ज़्यादा देंगे नहीं। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या रहेगा साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। ये यहाँ पर विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, हालांकि मैंने टाइप किया तो बीच में थोड़ी थोड़ी जगह आपको दिख रही होगी, लेकिन साथियों टाइपिंग में ऐसा ही आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो विराम चिन्ह लगा है सर्वनाम के बाद में ये अल्प विराम है, और सबसे बाद में विशेषण के बाद में ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके तीसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद में असंगत है। गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान की राजधानी है, मिश्र वाक्य। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, मिश्र वाक्य। राम परीक्षा में असफल रहा क्योंकि वह पढ़ा नहीं, संयुक्त वाक्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, साधारण वाक्य। तो बताओ भैया और कौन सा विकल्प सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? सोच लीजिए, देख लीजिए,
और फिर इसके आंसर का हम चयन करेंगे। देखें आंसर, तो राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 1। गुलाबी नगर जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ये एक मिश्र वाक्य नहीं है, बल्कि ये साधारण वाक्य है साथियों। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो मिश्र है। राम परीक्षा में असफल रहा क्योंकि से जुड़ रहा है, तो क्योंकि से जो वाक्य जुड़े होते हैं वो संयुक्त होते हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, साधारण वाक्य है। तो विकल्प 1 आपका असंगत है। यहाँ ये साधारण वाक्य का उदाहरण है, मिश्र का नहीं है। प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। निम्न में से किस विकल्प में संज्ञा उपवाक्य है? जहां वर्षा जाएगी वहां ज्योत्सना भी जाएगी। महेंद्र चतुर है और कर्मेंद्र मूर्ख है। यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती। अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। तो कौन सा सही विकल्प रहेगा? कौन से विकल्प को आप इसमें सही करोगे? बताइएगा राइट आंसर। देखिए राइट आंसर इसका साथियों, तो जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। ये एक संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित। तो यहाँ चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे साथियों। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो रेखांकित शब्द क्या है? पूज्यनीय। तो छोटे ओ की मात्रा लगेगी और पूज्यनीय, बड़े ओ की मात्रा लगेगी पूजनीय, छोटे ओ की मात्रा लगेगी पूजनीय और पूज्यनीय। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा? साथियों राइट आंसर सोच लीजिए एक बार आप, फिर उसके बाद में सही विकल्प पर चर्चा करेंगे। तो आंसर है आपके विकल्प नंबर 2, पूजनीय। इस प्रकार से जो लिखा जाता है साथियों, ये ही इसका शुद्ध रूप होता है। सेकंड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। पूजनीय गलत है। पूजनीय इसमें छोटे ऊ की नहीं बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा और चौथा भी आपके गलत है। यहाँ ओनली सेकंड विकल्प आपके छठे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में मुहावरे संबंधी शुद्धि का प्रयोग हुआ है? पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? तो बताओ भाई 7वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न को समझाऊंगा भी नहीं, संकेत भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, पहले आंसर फिर समझाना। तो 7वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। आजकल भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है, ये सही मुहावरा है। बाकी पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक नहीं। यहाँ पर क्या होता है? पानी पीकर जात पूछना, नाम नहीं जात होता है, ये गलत है। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए नहीं, कान पक गए होते हैं। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता है? तो चबाता है नहीं, उठाता है साथियों, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। ओनली थर्ड विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो 8वां क्वेश्चन समास की दृष्टि से असंगत है। ठीक है, देशवासी, देश में वासी, रणभेरी, रण की भेरी, खरा कोटा, खरा और खोटा, कर्मनिरत, कर्म में निरत। तो बताओ भाई 8वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को और अच्छी तरह से देख करके इसका अच्छे से सही विकल्प का चुनाव करो साथियों। थोड़ा टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड का, ताकि गलत क्वेश्चन ना हो। राइट आंसर रहेगा समास की दृष्टि से इनमें से क्या असंगत है? देशवासी। देश में वासी नहीं होता है, देश के वासी होता है साथियों, ये गलत विकल्प है। यहाँ पर देश में नहीं देश के आता है। रण की भेरी सही है, खरा और खोटा सही है, कर्म में निरत ही होता है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ असंगत है। विकल्प 1 आपका राइट आंसर है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपके कौन से विकल्प में सही संधि नहीं हो रही है? यावत प्लस जीवन, यावत जीवन, पयः प्लस पान, पयोपान, षट प्लस यंत्र, षड्यंत्र, नीह प्लस अवलंब, निर्वलंब। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका यहाँ इस क्वेश्चन में सही रहेगा? साथियों राइट आंसर कौन सा है आपके? विकल्प नंबर 2, पयः प्लस पान, पयोपान नहीं होता है। पयोपान एक अशुद्ध शब्द माना जाता है।
पयःपान ही शुद्ध माना जाता है साथियों, पयोपान गलत होता है, इसलिए ये आपका आंसर है। यावत प्लस जीवन व्यंजन संधि यावत जीवन ही बनेगा। षट प्लस यंत्र षड्यंत्र व्यंजन संधि। निह प्लस अवलंब निर्वलंब विसर्ग संधि। तो ये तीनों तो शुद्ध है, लेकिन पयःपान यहाँ गलत है, इसलिए 9वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को। 10वां क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लिंग की दृष्टि से असंगत है दुख, कौशल, सांझ और प्रकाश। तो देखो भाई 10वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है, लिंग की दृष्टि से कौन सा असंगत आपको लग रहा है। राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, सांझ शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है, दुख, कौशल, प्रकाश यहाँ पुल्लिंग शब्द है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से शुद्ध शब्द नहीं है 12वीं, 43, कॉलेज और वॉलीबॉल। तो साथियों देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न नंबर 11 को और फिर सही आंसर का चुनाव कीजिएगा। एक एक प्रश्न आरबीएससी की किताब में से उठा के लाया हूँ। आरबीएससी की किताबों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। तो आप यूँ मानो जितने क्वेश्चन आपके आरबीएससी की बुक से मिलेंगे ना, उतने किसी से भी नहीं मिल सकते, किसी भी बुक से साथियों। हाँ, अगर उन्होंने पूरा आरबीएससी का मैटर दे रखा है तो फिर मिलना ही है वो तो देखो कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है, 43। सेकंड विकल्प आपके 11वें में सही है, क्योंकि 43 नहीं होता है 43 होता है। कितना होता है, 43 आपके शुद्ध शब्द होता है। ये गलत विकल्प है, इसलिए आपका सेकंड आंसर रहेगा 12वीं ही होता है, कॉलेज ही होता है, वॉलीबॉल शुद्ध है साथियों। ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम वॉलीबॉल के देते वॉलीबॉल के देते हैं, लेकिन वॉलीबॉल शब्द यहाँ शुद्ध है। तो सेकंड विकल्प 11वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध है कर्पण का रोपण, उत्तम का अधम, बेर का प्रीति, शाश्वत का क्षणिक। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प यहाँ पर विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध क्या, सॉरी अशुद्ध है, ऐसा होना चाहिए। प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो शुद्ध नहीं, यहाँ अशुद्ध होना चाहिए। ठीक है, अशुद्ध मान के चलो, टाइपिंग मिस्टेक मेरी मिस्टेक है साथियों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखो अशुद्ध विलोम देखना है आपको। राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके, देख लेते हैं। शाश्वत का क्षणिक ही होता है, बेर का प्रीति ही होता है साथियों, उत्तम का अदम ही होता है, लेकिन कर्पण का रोपण नहीं होता है। उन्मूलन का होता है रोपण, तो कर्पण का तो क्या होता है, उदार होता है। क्या होता है, उदार। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 जो है ये विलोम की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। मैं वापस कह रहा हूँ कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए प्रथम विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। शुद्ध की बात करें तो दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों ही यहाँ पर शुद्ध है, प्रथम अशुद्ध है। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से कौन सा आकाश का पर्याय नहीं है, व्योम, शून्य, अनंत और नभचर। तो बताओ भाई 13वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है आकाश और कमल के। ज़्यादातर क्वेश्चन आरबीएससी इन्हीं में से पूछती है साथियों। तो देखो आकाश का कमल, रात्रि, इनमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके, नदी इत्यादि। देखो राइट आंसर है आपके व्योम आकाश का पर्याय है, शून्य आकाश का पर्याय है, अनंत आकाश का पर्याय है, लेकिन नभचर है साथियों पक्षी का पर्याय, न कि आकाश का। तो फोर्थ विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। आपके 14वां क्वेश्चन ये देखिए। उपसर्ग व प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, अशोभनीय, अपठनीय, नासमझी, चालाकी। देख लीजिए, टाइम लेना है इस प्रश्न में, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लेना है और टाइम लेकर के सही उत्तर देना है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपके। तो बताओ भाई 14वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो 5-7 सेकंड का, 5-10 सेकंड का आपको टाइम दे देता हूँ, सोच लीजिए। साथियों राइट आंसर है विकल्प नंबर 4, चालाकी जो शब्द है ये उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। बाकी अशोभनीय की बात करें तो अ प्लस शोभ प्लस नीय, तो यहाँ पर उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, अ प्लस पठ प्लस नीय, इसमें भी उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। फिर है ना समझी, ना प्लस समझ प्लस
ई, तो इसमें भी उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। लेकिन जो चौथा विकल्प है चालाकी वाला, तो चालाक प्लस ई, तो भाई चालाकी इसमें उपसर्ग कहाँ है? नहीं, उपसर्ग नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या पूछ रहा है? किस विकल्प में, क्या पूछ रहा है? किस विकल्प में एकाधिक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अभिमानी, बनावटी, बचपना और चटकीलापन। तो बताओ भाई, एकाधिक प्रत्यय का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ही आएंगे। मैंने क्या कहा था, एग्ज़ाम के लेवल का पेपर रहेगा, यही लेवल रहने वाला है आपका, यही। ठीक है, ईमानदारी से 25 कर रहे हो तो गारंटी है 25 से कम नहीं होंगे। साथियों, राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका इसमें? तो चलिए साथियों, राइट आंसर है प्रश्न संख्या 15 में प्रथम विकल्प। अभिमानी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अभिमानी शब्द का निर्माण अभि प्लस मान प्लस ई से हुआ है। तो भाई मान प्लस ई, तो अभी तो उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और ई इसमें प्रत्यय है, मतलब अभिमानी में सिर्फ एक ही प्रत्यय है, एक से अधिक प्रत्यय नहीं है, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। बाकी बनावटी शब्द की बात करें तो बन प्लस आवट प्लस ई, इसमें दो प्रत्यय हो गए, एक तो आवट प्रत्यय हो गया और एक ई प्रत्यय हो गया, तो इसमें एक अधिक प्रत्यय है। फिर बचपना की बात करें तो बच प्लस पन प्लस आ बराबर बचपना, तो पन और आ दो प्रत्यय यहाँ पर हो गए साथियों। फिर चटकीलापन की बात, तो साथियों चटकीलापन की बात करें तो चटकीलापन में मूल शब्द है चटक प्लस ईला, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, प्लस पन प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे शब्द क्या बनता है? चटकीलापन। तो इसमें भी एकाधिक प्रत्यय लगे हुए हैं, मतलब चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प, तीनों में एकाधिक प्रत्यय है, लेकिन अभिमानी में सिर्फ एक ही प्रत्यय है, एक से अधिक नहीं है, इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? हस्ताक्षर, सोना, दर्शन और प्राण। तो साथियों मैंने आपको कई बार बता रखा है, लेकिन आप नहीं बताऊंगा, एक बार आप बताओगे फिर मैं बताऊंगा। राइट आंसर 16वें में क्या रहेगा? सोना। सोना शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि हस्ताक्षर, दर्शन और प्राण ये शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर तीनों ही। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 16 में, क्योंकि यही पूछ रहा था आपसे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा। इनमें से कौन सा विकल्प क्रिया से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? गुनगुनाहट, उड़ान, निकटता और जीत। तो बताओ भाई 17वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है साथियों मैंने, एक पदबंध का क्वेश्चन छूटा है क्योंकि 17 क्वेश्चन पहले ही हो चुके थे। तो देखो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वो भी क्रिया से। तो साथियों क्या आंसर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में? क्रिया से भाववाचक कौन सा नहीं बना है? तो राइट आंसर है आपके निकटता, क्योंकि गुनगुनाहट शब्द गुनगुनाना से बना है और गुनगुनाना क्या है साथियों? एक क्रिया है। उड़ान शब्द उड़ना से बना है, उड़ना क्या है? क्रिया है। जीत शब्द जीतना से बना है, जीतना क्या है? क्रिया है। लेकिन निकटता शब्द निकट से बना है और निकट शब्द क्या है? एक अव्यय है, न कि क्रिया है, इसलिए आपके थर्ड विकल्प प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीविज़न भूमिका अदा करता है लिंगवा फोन की, रेडियो और छायाचित्र की, जादुई लालटेन की और रेडियो और चलचित्र की। तो भाई बताओ 18वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइएगा सही आंसर प्रश्न नंबर 18 में। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा, क्योंकि टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य सामग्री है जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो रेडियो की भूमिका मतलब श्रव्य, छायाचित्र की भूमिका मतलब दृश्य। छायाचित्र का मतलब फोटो से लिया जाता है साथियों, कोई भी चीज़ की जो इमेज होती है ना, फोटो क्लिक करते हैं वो वाली। तो छायाचित्र मतलब फोटो और रेडियो मतलब दृश्य, तो दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, इसलिए सेकंड विकल्प सही है। चौथा क्यों गलत है? क्योंकि रेडियो तो ठीक है लेकिन चलचित्र, तो भाई टेलीविज़न भी तो चलचित्र ही है, इसलिए यहाँ चौथा न होकर दूसरा विकल्प सही रहेगा 18वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को देख लेते हैं।
प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय पत्रिकाएं। तो भाई प्रिंट मीडिया के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य चीज़ें होती है, अतः पाठ्य पुस्तक को प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, मतलब जो पाठ्य पुस्तक तो किसका भाग होती है? पाठ्यक्रम का। तो जो चीज़ पाठ्यक्रम में है उसको हम प्रिंट मीडिया में नहीं रखेंगे। चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में, चौथा क्या सॉरी तीसरा है ना, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो तीसरा विकल्प पाठ्य पुस्तक वाला आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा? थर्ड विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में शब्द उच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी और वाक्य संरचना संबंधी। तो भाई बच्चे इनमें से किसमें त्रुटियां नहीं करते हैं? प्रश्न संख्या 20 में सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो कौन सा मत आपका रहेगा? कौन से विकल्प पर जाओगे साथियों आप? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में बच्चों में भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं होती है। बच्चे शब्द उच्चारण में त्रुटियां कर देते हैं, वर्तनी में त्रुटियां कर देते हैं, वाक्य संरचना में त्रुटियां कर देते हैं। इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां प्रश्न, मूक फिल्म उदाहरण है दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का और इनमें से सभी का। तो बताओ 21वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? देख लीजिए अच्छी तरह से 21वें क्वेश्चन को और सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है साथियों। मूक फिल्म किसका उदाहरण है? एक दृश्य सामग्री का उदाहरण है, क्योंकि मूक का मतलब होता है जिसमें बोला नहीं जाता है, और जिसमें बोला ही नहीं जा रहा है तो फिर वो दृश्य श्रव्य में नहीं आएगी। इसलिए सेकंड विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अर्थ है आगमन विधि का प्रयोग करना, तकनीक का प्रयोग करना, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल और अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण करना। तो 22वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव करो। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा? साथियों राइट आंसर रहेगा सभी विषयों के शिक्षण में यदि हम भाषा पर बल देते हैं तो वही भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास कहलाता है। थर्ड विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत या अन्य कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सभी विषयों में अपन अगर भाषा पर बल देंगे तो वही बहुमुखी प्रयास कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। गद्य शिक्षण की विधि है अर्थबोध विधि, कौशल विधि, लेखन विधि और अक्षर बोध विधि। तो बताओ भाई 23 में कौन सा विकल्प सही है? देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को कि 23 में कौन सा आंसर आपका रहेगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। अर्थबोध विधि यहाँ गद्य शिक्षण की विधियों में आती है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि भी इसको माना जाता है साथियों। विकल्प 1 सही है 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 23 के बाद में 25 आ गया क्या? माफ़ी चाहता हूँ, एक क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है साथियों। तो भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो भाई हम भाषा में व्याकरण की समझ किस प्रकार बच्चों के अंदर आकलित करते हैं? प्रश्न संख्या 25 में सही आंसर कौन सा रहेगा? तो आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है साथियों। संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से भाषा के व्याकरण की समझ को हमें आकलन करना चाहिए बच्चों के बारे में। विकल्प नंबर 4 आपका प्रश्न नंबर 25 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 26 से देखो बरसात होने लगी है तो शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी बरसात की। 26वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। तो बताओ भाई 26 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? एक बार और प्रश्न को देख लीजिए, चाहो तो प्रश्न को दोबारा पढ़ सकते हो ताकि समझने में ज़्यादा दिक्कत आपके नहीं रहे। तो राइट आंसर देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए साथियों? तो राइट आंसर है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना।
क्योंकि जो बच्चों में रचनात्मकता है, जो उसमें मौलिकता है, मतलब सृजनशीलता भी कह सकते हैं, इसको पोषित मतलब आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड विकल्प 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो 27वां क्वेश्चन देखेंगे। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। तो भैया 27वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प रहेगा? आपके विकल्प नंबर आपके 2 सही है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं में इसको नहीं रखते हैं। अच्छा मूल्यांकन वैधता युक्त होता है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, व्यापकता पाई जाती है, लेकिन आत्मनिष्ठता तो एक दोष है, गुण तोड़ी है, इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही है। तो चलिए 28 की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो 28 में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देख लीजिए अच्छी तरह से प्रश्न को, राइट आंसर इसका चुन लेते हैं साथियों। राइट आंसर इसका रहेगा संज्ञानात्मक विकास में ये सहायक है, क्योंकि एक से अधिक भाषाओं मतलब बहुभाषिक कक्षा है वो, तो गहन समस्या नहीं है, जटिलता नहीं है, निपुणता में बाधक नहीं है, बल्कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में ये चीज़ सहायता पहुंचाएगी। चौथा विकल्प 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लास्ट में कहता हूँ अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार। कमेंट करके जाइए 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और जिस प्रश्न पे डाउट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है प्रस्तावना, आदर्शवाचन, भाव विश्लेषण और कोई नहीं। तो भैया पद्य पाठ की बात की जा रही है। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान भाव विश्लेषण को भाई जो भावात्मक उद्देश्य है, मतलब भाव है, रस है, ये चीज़ें पद्य में आती है। थर्ड विकल्प 29वें में सही है। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां क्वेश्चन। इसके बाद जो सेकंड वीडियो आ रहा है, मतलब सेकंड टेस्ट आ रहा है साइकोलॉजी का, तो उसको भी जरूर देखिएगा। वाचन की कौन सी विधि संकोची छात्रों के लिए उपयोगी है? समवेत वाचन, वैयक्तिक वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन। तो बताओ 30वें में कौन सा विकल्प आपका सही है? बता दें आंसर राइट कौन सा रहेगा? समवेत वाचन रहेगा साथियों। क्यों? क्योंकि संकोची मतलब जो छात्र बोलने में संकोच करते हैं, तो ऐसे बालकों के लिए समवेत वाचन कराया जाए। सभी को साथ साथ वाचन कराएंगे, तो जो संकोची छात्र है, बोलने में जिनके झिझक होती है, ये चीज़ें दूर हो जाती है। सभी के साथ साथ वो भी बोल लेंगे, पढ़ लेंगे, इसलिए प्रथम विकल्प 30वें में सही है। तो ये आज का टेस्ट था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।